गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि हम लोग प्लान्ड वे में एक पेपर का पहला, दूसरा, तीसरा रिव्यू कर चुके हैं और टारगेट वही रहा है कि मान लीजिए 22-23 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 20 से लेके 30 क्वेश्चन तो आराम से किया जा सके। और उसमें इम्पोर्टेंट्स भी बताने की कोशिश की है मैंने। और उस वीडियो को ज़रूर सुनिए आप एक बार, कान में ईयरफोन लगा के 1-2 बार 3 बार, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और उसमें उतना प्रश्न आपको थ्योरेटिकल कुछ छोटा मोटा 1-2 न्यूमेरिकल ज़रूर मिल जाएगा करने के लिए। और आगे के वीडियोस भी और भी हमारे हैं उसमें प्लेलिस्ट में, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो एक आध टॉपिक पर जो पर्टिकुलर खोज रहे होंगे, जिस पर मैंने हिंट भी किया होगा, तो उसको पढ़ के थोड़ा और भी नंबर बढ़ा सकते हैं आसानी से। मतलब ये नंबर मतलब मिल जाता है। आइए देखते हैं चौथा पेपर। बहुत ही आसान पेपर है। बैटरी एलिमिनेटर क्या है? मोबाइल चार्जर जो आपके हाथ में है वही आपका बैटरी एलिमिनेटर है। इसका काम वही है कि आप जो है अपना मोबाइल चार्जर जब लगाते हैं तो एसी आता है, एसी को डीसी में बना के ये आपको जो है मोबाइल को चार्ज करता है। तो ये प्राय 1.5 वोल्ट ऐसे करके 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरह 1.5 वोल्ट की तो बैटरी डीसी होती है आपकी। तो डीसी के बारे में हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी से रिलेटेड है। तो इसके अंदर भी कुछ पेपर्स हैं, आप देखिए इस तरह से। ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर एक तरह से एम्पलीफायर है। ये एक छोटा सा उपकरण है, 3 टांग होती हैं। डायोड में 2 होती हैं, इसमें 3 होती हैं। आगे देख लेते हैं इसकी। पहले बैटरी इन्वर्टर को देखते हैं कि देखिए बैटरी इन्वर्टर है। और मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि बैटरी लिमिटर में कौन कौन से भाग होते हैं, तो क्या क्या होते हैं। तो होगा क्या, एक ट्रांसफार्मर होगा और फिल्टर परिपथ होगा और एक डायोड होगा, 2 डायोड होंगे। यही बैटरी इल्यूमिनेटर के जो है मुख्य तत्व, अगर कहा जाए कि मुख्य भाग क्या हैं, तो यही है उनके कार्य। तो ट्रांसफार्मर का काम वही है कि 220 वोल्ट आ रहा है तो उसको कम से कम 12 वोल्ट कर दे, क्योंकि इसको जो है आपका हमको 1.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक चाहिए होता है, मोबाइल से लेके टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमको चाहिए होता है। दूसरा डायोड रहता है आपका, एसी से डीसी बना देता है। तीसरा फिल्टर परपथ होता है। फिल्टर परपथ उसे कहते हैं कि मान लीजिए कुछ एसी को डीसी नहीं बना पाए तो वह फिल्टर जो है, जैसे चाय की छन्नी हुई, तो उस तरह से वह फिल्टर जो है उसको एसी के टुकड़ों को छान देता है, जो कि आपका आया रहता है उसके अंदर। कहीं मोबाइल में चला ना जाए या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एसी का कोई टुकड़ा ना जाए, जिससे कि वो ख़राब हो सकता है। तो इसे हम, इस यंत्र को आप एक तरह से दिष्टकारी भी कह सकते हैं, रेक्टिफायर भी कह सकते हैं अंग्रेजी में डायोड को। और इसका प्रयोग किया जाता है 2 तरह से। ये हाफ रेक्टिफायर भी होता है और फुल रेक्टिफायर भी होता है। तो हाफ में एक डायोड का प्रयोग होता है। और तो ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इसका काम यही होता है आपका वोल्टेज कम कर देना। 220 वोल्ट को जो है आपका डीसी जो वोल्ट चाहिए, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट, मतलब एसी ही रखता है। और उसको जो है रेक्टिफायर जो आपका डायोड लगा है वो उसको डीसी कर देता है। और उसके बाद फिल्टर रहता है जो उसको छान देता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए ये डायोड युक्त बैटरी एलिमिनेटर का परिपथ बना दीजिए। देखिए कितना आसान है। एक ट्रांसफार्मर आपने बनाया, प्रतीक चिन्ह ही आप बना रहे हैं ट्रांसफार्मर का, और 606 मतलब 6 वोल्ट का है आउटपुट इसका। और इस ट्रांसफार्मर से 3 टांगें निकलेंगी, तो एक टांग पे डायोड लगा दिया, दूसरी टांग पर डायोड लगा दिया, और बीच से एक न्यूट्रल ऐसे घुमा के लिया और यहाँ लगा दिया, और ये फिल्टर सर्किट बन जाती है 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर लगा देने से।
तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई एसी डीसी बनने के बाद कोई एसी आ भी रही है तो ये इसको छान देती है और फिर आउटपुट पे आपको फुल डीसी जितना आपके मोबाइल को चाहिए वो मिल जाती है। तो ये अक्सर पूछता है सवाल कि फुल वेव रेक्टिफायर का परिपथ बनाइए, तो ये इसी परिपथ की बात करता है। ये ट्रांसफार्मर, 2 ठो डायोड और एक फ़िल्टर लगा देना, इसी परिपथ की बात करता है ये। आप इसको लिख के ट्रांसफार्मर, डायोड और इंडक्टर और एल से दिखाते हैं, कैपेसिटर सी से दिखाते हैं, ये आप बना सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। और क्रियाविधि भी समझाना रहे तो बड़े आराम से समझा सकते हैं कि साहब ये ट्रांसफार्मर है, जब ये 6 वोल्ट एसी देता है तो एसी तो आपका ऊपर और नीचे ऐसे चलती है, तो जब ऊपर चलेगी तो इस डायोड से पास होगी। तो डायोड से का एक नियम है कि डायोड एक दिशा से धारा पास होने देता है, उल्टी दिशा से धारा नहीं जाने देता है, और एक दिशा से पास करके उसको डीसी बना देता है। तो इधर से जब एक दिशा में, ऊपर वाली दिशा में एसी पास होगी तो ये डायोड काम करेगा और यहाँ फ़िल्टर काम करेगा, डीसी यहाँ आ जाएगी। जब उल्टी दिशा में एसी की साइकिल, एक ही साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उल्टी दिशा में आएगा तो ये डायोड काम करेगा और इसका जो है डीसी यहाँ पर बन जाएगी, और ये डायोड जो है उल्टी दिशा में पड़ेगा, इधर धारा नहीं जाएगी। वही क्रिया इधर वाले में, ये उल्टी दिशा में पड़ेगा तो इधर धारा नहीं जाएगी, इधर से सीधे इधर निकल जाएगी। यही इसकी क्रिया विधि हो गई। तो ये आपको अक्सर पूछ लेता है, और ये 8 नंबर का सवाल पूछ लेता है, क्योंकि परिपथ, क्रिया विधि दोनों लिखना रहता है, तो 4-4 लाइन ही लिखना है, तो आप इसको लिख के बना सकते हैं। और साथ में ये बैटरी लिमिटर का परिपथ हो गया आपका, या फुल वेव रेक्टिफायर का से नाम से इसको पूछ सकता है, आपको तीसरे पेपर में पूछ सकता है, कभी कभी चौथे पेपर में भी आ जाता है। तो ये पेपर मिलते जुलते रहते हैं कि बैटरी लिमिटर क्या होता है और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसका कार्य सिद्धांत बता दीजिए, इस तरह से। अब ट्रांजिस्टर क्या है, तो ट्रांजिस्टर देखिए एक पेज में आप स्क्रीनशॉट भी दे दीजिए। एक पेज में मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। पीएन संधि आपने पढ़ाई है, पीएन संधि डायोड, मतलब वही पीएन संधि, और एक और एन, 3 परतों को जोड़ दिया जाता है, पीएन पी। तो यदि पीएन पी कर दिया जाए तो ये एक अलग प्रकार का बन जाता है, यंत्र युक्ति बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसको हम, इस युक्ति को हम ट्रांजिस्टर कहेंगे। और इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है पीएनपी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इसमें पॉजिटिव ज़्यादा हैं, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें नेगेटिव ज़्यादा हैं। तो ये पहले वाले को हम ई कहते हैं, ई से मतलब इमीटर, उत्सर्जक, और बी से बीच वाला बेस हो जाता है, आधार, और सी ये होता है कलेक्टर, इकट्ठा करने वाला, संग्राहक। तो इस पेज से आप आराम से इसको देख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह बनाने को आ जाता है कि साहब पीएनपी का प्रतीक चिन्ह बना दीजिए। तो प्रतीक चिन्ह बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ तीर का अंतर है, इमीटर, बेस, कलेक्टर। लेकिन इसमें तीर नीचे है तो ये पीएनपी हो गया, तीर ऊपर है तो ये एनपीएन हो गया। तो ट्रांजिस्टर के लिए आपका यही है कि आपका संकेतिक चित्र बनाइए, इसके प्रकार बता दीजिए, और ये युक्ति है 3 परत की जो है, इसकी परिभाषा हो गई। और इसका आविष्कार शॉकले ने किया था, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। और इसकी विभिन्न अवस्थाएं, इसका मुख्य काम, ट्रांजिस्टर की विशेषताएं क्या है कि ये बहुत छोटा हल्का होता है, छोटा यंत्र होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और मुख्य रूप से ये अगर देखें तो इसकी संरचना अगर करें देखें तो पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिलेगा। तो एक की समझते हैं, वो उसी का ठीक उल्टा पीएनपी का आप समझ जाएंगे तो एनपीएन भी उसी तरह से होगा। देखिए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस 2 चीज़ लिखी हुई है। तो फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं,
फॉरवर्ड बायस हम कहते हैं पीएन संधि पी और एन, पीएनपी है तो पी और एन को जब हम फॉरवर्ड बायस कब कहेंगे, जब पी को पी से जोड़ेंगे बैटरी के और एन को एन से जोड़ेंगे, तो उस समय पीएन संधि को हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, पूछता है फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं और रिवर्स बायस किसे कहते हैं, चित्र भी बना सकते हैं आप। तो इसमें जब P से P को जोड़ेंगे तो इसके जो P वाले कण हैं वो जो है इससे प्रतिकर्षित होंगे और इधर भागेंगे, ये देखिए दिखाया भी है। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो धारा की दिशा उल्टा होगी, उसके अपोजिट होगी। इस चित्र से आप स्पष्ट हो रहा होगा आपको पीएन संधि, ठीक है। अब इसी में पीएनपी जोड़ दिया गया, तो अब पीएनपी मतलब 3 धारा हो गई, एक धारा ये हो गई इमीटर धारा, इसको आप कह लीजिए, ये बेस धारा हो गई और ये कलेक्टर धारा हो गई। तो अब इमीटर धारा हमेशा बेस धारा और कलेक्टर धारा के योग के बराबर होगी। तो अब इस क्रियाविधि में क्या होगा कि आपने एक को तो फॉरवर्ड बायस जोड़ना, एक को रिवर्स बायस जोड़ना है। तो रिवर्स बायस जोड़ने में क्या होगा, नेगेटिव को आप नेगेटिव से जोड़ेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो ऐसी दशा में रिवर्स बायस, इस दशा को हम रिवर्स बायस कहेंगे। तो इस तरह से आप इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जुड़ता है। ये पीएनपी का एक क्रियाविधि आप समझ सकते हैं कि इसकी क्रियाविधि यही है। इस तरह से हम जोड़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, पॉजिटिव से जुड़ा है इधर चलेगा और इधर जो है नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव जो है आपका इधर आएगा। और धारा क्या होगी, इमीटर की धारा बेस धारा और कलेक्टर धारा के बराबर होगी। ये आगे आपको दिखाया भी होगा, यहाँ ये देखिए सूत्र में लिखा भी, इमीटर धारा बराबर बेस धारा प्लस कलेक्टर धारा। तो उसी तरह से एनपीएन का आप बनाएंगे, तो एनपीएन का बनाएंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा, एन का एन से जुड़ जाएगा, पी से पी का जुड़ जाएगा, मतलब पहला रिवर्स बायस होगा और दूसरा फॉरवर्ड बायस, मतलब ये एन से एन को और पी से पी को, तो दोनों उल्टा हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में आपने यहाँ देखा, फिर से देखिए, फॉरवर्ड बायस में आपने क्या किया, पॉजिटिव को पी से पी जोड़ा और एन से एन को। रिवर्स बायस में ठीक उल्टा किया, एन से प्लस को जोड़ा और प्लस पी को नेगेटिव से जोड़ा, तो ये रिवर्स बायस है। तो इसे आप रिवर्स बायस मतलब पी से नेगेटिव और एन से पॉजिटिव, और फॉरवर्ड बायस में पी को पी से और एन को एन से, ये आपने जोड़ा। अब इसी का उल्टा आप कर दीजिए यहाँ पे एन पी एन में, तो आप ध्यान से देखिए, तो एन को एन से फॉरवर्ड बायस में और ये और ठीक ये रिवर्स बायस में। तो इसमें आपका क्या वही होगा, आई ई बराबर आई ई प्लस आई, मतलब इसमें भी वही बराबर होगा। तो इसको आप जो है कई तरह से जोड़ सकते हैं, मतलब इसकी क्रियाविधि यही है। और इलेक्ट्रॉन इधर भगेगा, भाई इधर माइनस है तो होल दिखा रहा है, होल आप देखिए होल दिखा रहा है, होल मतलब इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन जो है आपका भाग के नेगेटिव की तरफ आएगा, तो इधर आएगा तो धारा जो है इधर आएगी, तो आई ई बराबर आई पी प्लस आई सी हमेशा रहेगा। अब इसको जोड़ने की अवस्थाएं क्या हैं, कई प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। तो भाई देखिए 3 चीज़ हैं, इमीटर बेस और कलेक्टर, तो तीनों को आप कॉमन कर सकते हैं। तो तीनों को कॉमन करके आप 3 तरह से इसको जोड़ सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर बेस को कॉमन कर दिया,
यहाँ पर इमीटर को कॉमन कर दिया और यहाँ पर कलेक्टर को कॉमन कर दिया। तो आउटपुट किस पे ले रहा है और इनपुट किस पे दे रहा है, आपको ध्यान से देखिए। तो यहाँ इमीटर और बेस पे इनपुट दे रहा है और आउटपुट ले रहा है कलेक्टर और बेस पे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जब इस तरह से जोड़ रहा है, इमीटर को बेस कर आधार बना दे रहा है, तो इनपुट दे रहा है बेस और इमीटर को और आउटपुट ले रहा है इस पर और इस पर। इसका बहुत मुख्य काम है। और ये ट्रांजिस्टर आप कहते हैं, आप माइक पे जो लोग बोलते हैं और माइक से लाउड स्पीकर भोंपू तक आवाज़ जाता है, तो बीच में एक यंत्र लगा होता है, उसको आप रेक्टिफायर कहते हैं। तो वही रेक्टिफायर ही ये ट्रांजिस्टर है, तो एम्पलीफाई करता है। तो इसका उपयोग होता है, अभी आगे आप देखेंगे कि इसका उपयोग, देखिए लिखा हुआ है यहीं ट्रांजिस्टर के उपयोग। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या होता है, अधिकतर जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर ही उपयोग किए जाते हैं। कार्यविधि लगभग एक जैसी है, लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं और यह जो है प्रवर्धक की तरह, एज एम्पलीफायर, मतलब आपकी आवाज़ को बढ़ा देते हैं। एम्पलीफायर, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर आपको लगा दिया यहाँ पे और एक बेस को यहाँ नीचे करके दोनों तरफ बैटरी लगा के इधर से आपको इनपुट सिग्नल दिया इस तरह का आवाज़ का, और इधर से आपको आवाज़ का सिग्नल बड़ा मिला, तो वो उसमें परिवर्तन करता है। तो यह काम ट्रांजिस्टर का काम होता है, मतलब आवाज़ को बढ़ा देना, कम कर देना, बढ़ा देना, ये ट्रांजिस्टर का काम होता है एज ए एम्पलीफायर। अब इसके अंदर एक सवाल अक्सर पूछ लेता है, धारा लाभ क्या होता है। तो धारा लाभ कुछ नहीं, कलेक्टर करंट को और इमीटर करंट के अनुपात को हम अल्फा से बताते हैं, इसी को हम धारा लाभ कहते हैं। और इसका एक से थोड़ा ही कम होता है मान, इसको आप कहते हैं। और शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणे विभव लाभ। ये छोटे छोटे सवाल हैं कि क्या होता है, उत्तर बता दीजिए। मतलब और एक बीटा आपका आता है, बीटा में अक्सर पूछ देता है कि ये बीटा भी धारा लाभ है, लेकिन तब धारा लाभ है जब आपका कॉमन इमीटर होता है। और ये अल्फ़ा कब है, जब बेस कॉमन होता है। तो बीटा और अल्फ़ा में संबंध जो है, बीटा बराबर अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा। तो अगर आपको अल्फ़ा दिया है धारा लाभ उभयनिष्ठ आधार परपथ का, तो आप धारा लाभ बीटा उभयनिष्ठ इसका मतलब दूसरे का निकाल सकते हैं। ये संबंध आपको अक्सर पूछ लेता है कि बीटा बराबर अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा। इस पर सवाल भी एक आध पूछ सकता है। आइए हम देखते हैं आगे। यहाँ देखिए दिखा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर के अल्फ़ा का मान 0.98 का 1 से कम होता ही है, तो बीटा का मान बताइए। तो बीटा बराबर अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा। बच्चे थोड़ी सी कमजोरी कर जाते हैं, देखिए 49 आ गया। तो ये 4 नंबर का सवाल हो जाता है। तो अब आई बराबर आई सी प्लस आई, तो ये भी एक सवाल हो जाता है। ये भी आप चाहें तो अब देखिए, अल्फ़ा का मान है धारा प्रवर्धक आई ई बटा आई सी। अब ये दो चीज़ इसमें दिया हुआ है, एक चीज़ नहीं दिया हुआ, आई ई कलेक्टर। इस तरह से सवाल आपका आ सकता है कि ये धारा इतनी एम्पियर है, ये धारा इतनी एम्पियर, बताइए। अल्फ़ा का मान 5 है, तो इधर गुणा तिर्यक कर लेंगे। सूत्र आपको मालूम है, अल्फ़ा क्या होता है, आई सी बटा आई ई। तो इस वीडियो से भी आप समझ के आप जान सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर हल्का होता है, इसकी जगह ट्रायोड वाल्व यूज होता था। तो ट्रायोड वाल्व जो है महंगे होते थे, कमज़ोर होते थे, कार्य क्षमता कम थी,
कम आवृत्ति पर काम करते थे और शीशा के होते थे। और ट्रांजिस्टर आपका छोटा है, टिकाऊ है, शोर नहीं करता, इसलिए हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रायोड वाल्व से ये कैसे है, इसका अंतर है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायोड वाल्व इसका पहले का रूप है और इसका संकेतित चित्र को बनाइए, समझाइए पीएनपी को, एनपीएन को, धारा लाभ से सवाल, मतलब ये मान के चलिए कि 10 नंबर हमको दिख रहे हैं जहाँ तक इसके अंदर यहाँ पर। और क्या होता है इसका कार्य सिद्धांत बता दीजिए, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का, और परिपथ बना दीजिए और उसका वक्र खींच दीजिए। देखिए वक्र में क्या होगा ना कि आप जब ऐसे बनाएंगे, ऐसे एक्स और वाई, तो जो आपका पीएनपी वाला होगा वो ऐसे जाएगा, इस पे आई बनाएंगे इधर एक्स पे, और वाई पर आप जो है वोल्टेज बनाएंगे, तो ये अर्धचालक होगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और उसमें जो होगा एनपीएन में थोड़ा सा धारा चूँकि बढ़ती नहीं है, थोड़ा सा बढ़ के और ये ऐसे जाएगा। तो दोनों को बना सकते हैं आप, पीएनपी वाले को और एनपीएन वाले को। तो ये फॉरवर्ड बायस में का आप कह लीजिए और ये रिवर्स बायस का कह लीजिए। तो मतलब एक ही ऐसे चक्र में आप चाहें तो बना सकते हैं। इसको मैंने आपको दिखाया भी है अभिलाक्षणिक वक्र करके वीडियोस में, तो आप उससे भी आप देख सकते हैं। छोटे छोटे सवाल भी इसके अंदर आते हैं। ट्रांजिस्टर में कुल कितनी संधियाँ होती हैं भाई? 3 तो होती हैं। आप संधियाँ आप 2 ही देखेंगे और 2 तल बनाए जाते हैं, पी से एन जोड़ा जाता है, एन से पी जोड़ा जाता है। तो ये चीज़ है। और ट्रांजिस्टर के अंदर आप, और अगर हम देखें 20-30 नंबर के अंदर, तो प्रवर्धक, ट्रांजिस्टर जो है एक प्रवर्धक की तरह कार्य करता है। और आईएफटी क्या है, शॉर्ट फॉर्म में पूछ देता है इसके अंदर, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर हम कहते हैं। और अक्सर ये पूछता है ट्रांजिस्टर अभिग्राही में क्या दोष होते हैं। तो देखिए कोई भी ट्रांजिस्टर रेडियो सेट है या आपका, रेडियो तो बेसिकली सिग्नल होता है, लेकिन उस सिग्नल को पकड़ने के लिए हाथ में मोबाइल है, तो भी रेडियो का काम कर रहा है आपका, और वीडियो का भी काम कर रहा है। अगला पेपर हमारा 5वां वीडियो ही है। तो रेडियो का सिग्नल, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो ये ऑडियो मतलब सिग्नल है, किसी के ऊपर इसको बैठा के आप तक भेजा जाता है। ये आगे आप देखेंगे। तो उसके बाद फिर ये सिग्नल, रेडियो अभिग्राही सिग्नल अभी आगे आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो बेसिकली इसके अंदर जो दोष होता है, वो दोष क्या है कि ये जो है रिसीवर काम नहीं कर रहा है, हाथ मारने पर रेडियो सेट चलता है, और एलईडी नहीं जल रहा है, सेट कभी बजता है कभी बंद हो जाता है, और एक विशेष दशा में रखने पर बजता है और सही दिशा बदल जाने पर नहीं बजता है। इस तरह के तमाम अभी मतलब ट्रांजिस्टर रिसीवर के दोष आपके होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि इसको आप सामान्य, कभी कभी आवाज़ से संबंधित दोष होता है, तो इसके अंदर तमाम चीज़ें लगी रहती हैं, जैसे कि डायोड लगा रहता है, ट्रांजिस्टर लगा रहता है, गैंग धारित्र लगा रहता है। गैंग धारित्र जो आप नाप घुमा के रेजिस्टेंस वो पकड़ाते हैं स्टेशन, तो उसी को हम गैंग धारित्र कहते हैं। उसमें कई धारित्रों को एक साथ आप, जैसे परिवर्ती प्रतिरोध होता है, परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसी तरह से गैंग धारित्र होता है। गैंग का से ही मतलब है कि उसके अंदर कई तरह के धारित्र का मान रहता है, तो गैंग धारित्र उससे हम कहते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये उपकरण उसके अंदर अगर सही से कभी कभी ढीले हो जाते हैं, तो अब इनका अगर इन दोषों को अगर ठीक करना है, तो आप देखेंगे तो कभी कोई आप ठीक करने जाएंगे तो आप चेक करेंगे सेलों का ख़राब होना, सेल क्लैंप का जंग लग जाना, कॉमन सा ये एक मतलब होता है, कॉमन आप लिख सकते हैं
कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसका स्पीकर का टार्च भी टूट सकता है, स्पीकर ख़राब हो सकता है, लाइन शॉर्ट हो सकती है। सेट हाथ मारने पर चल रहा है तो आईएफटी उसके अंदर लगी हो सकती है, वो ढीली हो सकती है। एलईडी नहीं जल रही है तो एलईडी कनेक्शन सही नहीं होगा, उल्टा हो सकता है। तमाम तरह की चीज़ें आप उसके अंदर अपना एक नॉर्मल लिखेंगे तो आपको नंबर तो मिलना है, इसमें दो राय नहीं है। आप उसके बाद आईएफटी की ट्यूनिंग सही नहीं हो सकती है, और ये तमाम मतलब सुझाव हैं आपको। एंटीना जो है आपका सही नहीं काम कर रहा है, ट्रिमर रेजिस्टेंस काम सही नहीं कर रहा है, या सोल्डरिंग में आपका कहीं कोई उपकरण ढीला तो नहीं हो गया है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और मतलब कि सामान्य रिसीवर में दोष सामान्य क्या हैं और उसको ठीक कैसे किया जाए, तो वही जंग लगना और यही सेल का उल्टा भी लगा होना हो सकता है। और मीडियम वेव और शॉर्ट वेव दो तरह के आपके रेडियो होते हैं। टेलीविज़न का सिद्धांत, ये आपका 5वां पेपर हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर में देखिए रिसीवर में पाए जाने वाले मुख्य दोष बताइए और उसके कारण लिखिए, उसका निवारण लिखिए। यही आपका चौथा पेपर रहता है। और इसके अंदर आपको और भी मैंने आपको दिया है जो नए सिलेबस में, ये मैं पुरानी किताब से आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस किताब से 20 से 30 नंबर तो आराम से लिया जा सकता है। और टेलीविज़न के सिद्धांत में ये 5वां पेपर रहेगा, तो इसमें आपको हम टेलीविज़न के बारे में बताएंगे। ये 5वां पेपर भी आपके पूरे सिलेबस में है। और चौथे पेपर में तो एक ही वीडियो ये सुन लीजिए ध्यान से, तो ये आपको आराम से मतलब इसके अंदर आप उत्तर लिख ले जाएंगे, किसी प्रश्न को छोड़िएगा मत। और सब में आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ही, जैसे कि आप पेपर 1 है तो पेपर 1 की बात लिखें, 2 है तो 2 की बात लिखें, 3 है 3 की बात लिखें, 4 है 4 की बात लिखें, 5 है 5 की बात लिखें। और ज़्यादा उसमें ना पढ़ें। और चूँकि टेक्निकल पेपर है इसलिए इसमें इतिहास की तरह ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। और एक पेज में काम बनता है, चित्र परिपथ बनाना है, कार्य विधि 4 लाइन लिखनी है, तो क्या ज़रूरत है 2 पेज 3 पेज करने की। तो आप उतना ही लिखिए, आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो टेक्निकल पेपर है इसलिए वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता था छात्रों। और ये 5वां पेपर फिर एक दिन इसी जनवरी में, ताकि आपका तैयारी बोर्ड की होती रहे। और कक्षा 11 के छात्र भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उनके चौथे पेपर में यही चीज़ है। और 5वां में क्या होगा वो भी उनको समझ में आ जाएगा। शुरुआत के 3 वो सब अपने लिए समझ लें और बाकी अपने लिए समझ लें, और बोर्ड में तो सब आपका है। ठीक है, मैनी मैनी थैंक्स वीडियो सुनने के लिए। गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।